गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं बच्चों आज से हम शुरू कर देंगे पार्टनरशिप। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्मों का लेखांकन या आधारभूत अवधारणाएं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। बच्चों आपके 12th क्लास में पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और पार्टनरशिप से आपका जो है 25 मार्क्स का आता है। 5 नंबर का फंडामेंटल से आता है, 20 नंबर का आगे, तो 25 नंबर का आपकी पार्टनरशिप से ही आता है 25 मार्क्स का। ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप क्या है। जैसे नाम से पता लग रहा है ना, साझेदारी। तो साझेदारी का मतलब 11th क्लास में आपने पढ़ा था एकाकी व्यापार के आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट सीखे थे, है ना। एकाकी व्यापार में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जो है पूंजी लगाता था और वही जो है सारे व्यवसाय को चलाता था, लाभ हानि को वही वहन करता था। अब जब हमें ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम क्या करेंगे, साझेदारी में क्या करते हैं कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति, है ना। तो कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने और लाभ को आपस में बांटने के लिए जब तैयार होते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। मतलब जब कम से कम दो व्यक्ति जो है कोई व्यापार लाभ को कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। बच्चों साझेदारी की जो परिभाषा है, इन्हें लिखी हुई है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बार पूछते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट हमारा कब का है, तो 1932 का है। कब का है, 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दे रखी है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। तो अब इस परिभाषा के अनुसार इसमें मेन चीज क्या है, देखो इस जो मेन शर्त ये लिखा है कि परिभाषा के अनुसार किसी संघ को साझेदारी निर्धारित करने के लिए निम्न 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अब वो 3 शर्त कौन कौन सी हैं? सबसे पहली शर्त ये बेटा कि सभी साझेदारों के बीच अनुबंध आवश्यक है। जितने भी साझेदार हैं, कम से कम 2 साझेदार इसमें होते हैं, तो जितने भी साझेदार हमारी फर्म को चला रहे हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। एग्रीमेंट जो क्या है उसमें देखा जाना चाहिए कि लाभ को कैसे करके बांटेंगे। तीसरा, व्यवसाय का संचालन या तो सभी जने करें जितने पार्टनर हैं, या उन सब की ओर से कोई एक या उससे अधिक व्यक्ति भी उन सब की पार्टनर्स की सहमति से व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। तो बच्चों साझेदारी ये शर्त बताए हमने, ये 3 शर्तें इसमें होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है बच्चों साझेदारी की विशेषताएं। अब साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या है, मैं आपको साझेदारी की विशेषताएं इसमें बता रहा हूँ कि साझेदारी की विशेषताएं क्या है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लेना। हाँ, तो सबसे पहले जो है साझेदार की विशेषता में इन्होंने लिखा हुआ है, नंबर 1, पहली विशेषता ये है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। सबसे पहला है कि साझेदारी में न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, कम से कम 2 व्यक्ति होनी चाहिए। अच्छा, अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, तो अधिक से अधिक के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, जो कंपनी एक्ट है हमारा, कंपनी विविध नियम, ये लिखा हुआ है देखो, कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 रूल 10 के अनुसार अधिकतम संख्या साझेदारों की 50 हो सकती है। तो कम से कम कितने होने चाहिए, 2। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो साझेदारी में पहला अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बच्चों ये बताओ साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं। अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। याद रखना, कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि अधिक से अधिक और कम से कम, तो 2 कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 सदस्य होते हैं। पहली विशेषता ये है बेटा। दूसरा, अनुबंध या समझौता। साझेदारों के बीच में जो अनुबंध, जो एग्रीमेंट होना चाहिए बेटा, वो एग्रीमेंट जो है हमारा, जो ये लिखा हुआ है ना अनुबंध या समझौता, ये एग्रीमेंट हमारा कैसा हो सकता है, ये हमारा लिखित भी हो सकता है,
लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और गर्भित, गर्भित आपसी सहमति के द्वारा गर्भित, इम्प्लाइड इसे कहते हैं, गर्भित भी हो सकता है। लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। अनुबंध, लेकिन अनुबंध का होना बहुत जरूरी है। तीसरा है वैधानिक व्यवसाय। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैधानिक व्यवसाय की साझेदारी की विशेषता यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, वो कानून के द्वारा सर्वसम्मत होना चाहिए, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर हम इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, कोई अवैधानिक कर रहे हैं, तो साझेदारी में नहीं आएगा। तो हमारा व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैधानिक। ठीक है। नेक्स्ट, लाभ कमाना व विभाजन। नेक्स्ट है इसका लाभ कमाना। भाई साझेदारी का उद्देश्य, हम कोई भी व्यापार अगर करते हैं, चाहे सोल ट्रेडर में करें, साझेदारी में करें, कंपनी में करें, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होगा, है ना। तो हम जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय शुरू करते हैं, और उस लाभ का बंटवारा हम पार्टनर्स में किस प्रकार से करेंगे, ये भी एक बात है। फिर है संचालन, ऑपरेशन। इसका संचालन कैसे होगा? कौन इसको चलाएगा? तो बच्चों साझेदारी में जितने सदस्य होते हैं वो सब साझेदारी का संचालन कर सकते हैं, या आपसी सहमति के द्वारा उनमें से कोई एक सदस्य भी, कोई एक साझेदार भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है, पर उन सबकी आपसी सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट है सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। बच्चों साझेदारी और साझेदारी के सदस्य, इन दोनों का अलग अस्तित्व कुछ नहीं होता है। ठीक है। हाँ, साझेदारी का जो अस्तित्व है वो सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब क्या हुआ बेटा? असीमित दायित्व का मतलब होता है कि अगर कभी जो है साझेदारी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो साझेदार में जो साझेदार ने जो अपनी संपत्ति लगा रखी है, उसके साथ साथ उसकी प्राइवेट संपत्ति भी उसमें लग सकती है। तो इसके दायित्व तो असीमित होते हैं। एकाकी व्यापार की तरह, एकाकी व्यापार में होता था ना, तो एकाकी व्यापार की तरह साझेदारी व्यापार के सदस्यों के दायित्व क्या होते हैं? असीमित होते हैं। तो ये इसकी जो है विशेषताएं हैं साझेदारी की, कि कौन कौन सी विशेषताएं होगी। अब है आगे आगे हम पढ़ेंगे एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व। एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व। एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व क्या क्या होते हैं बच्चों? एक आइडियल पार्टनरशिप में जो मेन एलिमेंट होनी चाहिए, वो क्या क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए? एसेंशियल ऑफ आइडियल पार्टनरशिप। एक आइडियल पार्टनरशिप में हमारी क्या क्या मूल तत्व है? सबसे पहला मूल तत्व ये बेटा पारस्परिक भरोसा। बच्चों साझेदारों के बीच में आपस में भाईचारा होना चाहिए, ठीक है नहीं है, और एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग रखना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे तो साझेदारी फिर हमारी ठीक तरह से नहीं चल पाएगी। तो पहला मूल तत्व है कि आपस में क्या होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति में विश्वास रखना है, एक दूसरे के प्रति में सहयोग रखना है, मतलब पारस्परिक भरोसा होना चाहिए। दूसरा, व्यवहार में ईमानदारी। प्रत्येक सदस्य जो भी साझेदार का है वो अपने व्यवहार में ईमानदारी रखना चाहिए, उसे सर्वहित के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सबका हित हो। ठीक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 9 भी ये कहती है कि साझेदारों को फर्म के व्यवसाय का संचालन सर्वहित में करना चाहिए और साझेदारों को ठगना नहीं चाहिए। ये नहीं कि एक साझेदार दूसरे आपस में जो है ठगने का कार्य करे तो साझेदारी नहीं पनपेगी ऐसे में। ठीक है। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख का सम्मान, पार्टनरशिप डीड। बच्चों ये जो शब्द है आपका साझेदारी सम्मान, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, है ना, ये साझेदारी संलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरा आपको एक अभी बताऊंगा, इसके बारे में आर्टिकली बताऊंगा पूरा साझेदारी संलेख क्या है करके। फिलहाल ये समझ लो कि साझेदारी संलेख का सम्मान, की जो साझेदारी संलेख बना हुआ है, जो पार्टनरशिप डीड हमारी बनी हुई है, जो एग्रीमेंट हमारा बना हुआ है, सारे सदस्यों को उसका सम्मान करना चाहिए, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये तीसरा तत्व हो गया। चौथा, सही और उचित लेखे। जो हमारी बहिया होनी चाहिए, जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं वो हमारे सही होने चाहिए, यथार्थ रूप को प्रकट करना चाहिए, उसमें भ्रामक और त्रुटिपूर्ण लेखे हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे आपस में जो है संशय हो, संदेह हो, ऐसे लेखे उसमें नहीं होनी चाहिए। साफ
कार्य होना चाहिए, सही और यथार्थ होना चाहिए, सही चीज़ है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है सही खाते और पूर्ण सूचना प्रदान करना। जो हमारी साझेदारी है उसके जो हमारे खाते हैं वो जो है उचित लेखे प्रदान करने वाली होनी चाहिए और फर्म को प्रभावित करने वाली सभी वस्तुओं को पूर्ण सूचना अपने सह साझेदारों को उपलब्ध कराने चाहिए कि जिससे आपस में मनमुटाव ना हो और साझेदारी जो है अपने स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती रहे। तो ये हमारा था एक आदर्श साझेदारी में मूल तत्व हमारे क्या क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे क्या क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले अगर आप साझेदारी पूछेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेन इसके इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें हैं। पहला तो यही है कि साझेदारी अधिनियम में कम से कम 2 सदस्य होते हैं, है ना, और अधिक से अधिक जो है इसमें 50 सदस्य हो सकते हैं। 50 सदस्य जो है ये कंपनी विविध अधिनियम 2014 की नियम 10 में बात लिखी हुई है। फिर इनके बीच में एक समझौता होता है, समझौता लिखित, मौखिक और गर्भित हो सकता है। वैधानिक व्यवसाय करना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। लाभ जो कमाया जाता है उसका विभाजन किस तरह से किया जाता है ये देखा जाता है। संचालन सब भी कर सकते हैं, सबके आपसी सहमति से कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। ये तुमने पढ़ा, मूल तत्व तुमने पढ़े। अब तुम आगे पढ़ोगे बेटा, आगे तुम्हारे में आएंगे कि साझेदारों के अधिकार, कि साझेदारों के अधिकार क्या क्या हैं, कौन क्या क्या इनके अधिकार हैं, क्या क्या इनके कर्तव्य हैं, और इन अधिकारों और कर्तव्यों को हम कहाँ दिखाते हैं, किस चीज़ में इनको लिखते हैं, इसके लिए निश्चित करने के अधिकार क्या क्या है, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आएगा साझेदारों के अधिकार। सबसे पहले इन्होंने लिखा व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। दूसरा, अपनी राय देने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार जो है व्यवसाय में अपनी राय, अपनी ओपिनियन दे सकता है। उसे जो सही या गलत लगता है उसको वो स्पष्ट रूप से अन्य साझेदारों के सामने रख सकता है। अपनी राय देने का भी उसको अधिकार है। पुस्तकों को देखने का अधिकार। व्यवसाय से संबंधित फर्म जो भी पुस्तकें बना रही हैं उन पुस्तकों को प्रत्येक साझेदार देख सकता है, उसे इसका अधिकार है। तीसरा है, चौथा है लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को फर्म से जो लाभ होता है उस लाभ में वो अपना हिस्सा प्राप्त करने का उसको अधिकार है। अब लाभ को कैसे करके प्राप्त करेगा, इसके लिए जो भी उनमें जो है टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उनके हिसाब से उसको लाभ दिया जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट 5th पॉइंट है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। यदि जो है साझेदार जो है फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है तो वो जो है फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट है यदि साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, लोन दिया है, कर्जा दिया है अगर फर्म को, तो उस ऋण पर साझेदार को ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है बेटा, साझेदार ने जो लोन दे रखा उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी साल जो है सब वो जो है फर्म को लाभ नहीं हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम ऋण पर ब्याज नहीं देंगे तुम्हें, ना, हमें ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ऋण पर ब्याज के लिए जो भी जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके अनुसार से देना पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है बच्चों तो ऋण पर 6% वार्षिक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पार्टनरशिप डीड में भी तुम्हें बताऊंगा कि ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। मैंने कहा कि अगर जो है कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर साझेदार को फर्म 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी। ये तो हो गए साझेदारों के अधिकार। ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं साझेदारों के कर्तव्य। साझेदारों के कर्तव्य में सबसे पहला, अभी अधिकार तो दे रखे लेकिन कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। साझेदार क्या क्या कर्तव्य है? पहला है काम करने का कर्तव्य। बच्चों ये तो खैर जब पार्टनरशिप डीड बनेगी, पार्टनरशिप हमारी बनेगी, साझेदारी हम शुरू करेंगे तो पहला हमारा काम ही यही है, हमारा कर्तव्य है कि हम सब निष्ठा से, ईमानदारी से अपना काम करें, पहला। दूसरा है अगर सपोज जो है हम निष्ठा और ईमानदार से हमने कार्य भी किया लेकिन किसी कारणवश जो है अगर फर्म को हानि हो जाती है तो जैसे हम लाभ में अपना हिस्सा लेते हैं वैसी हानि में से भी अपना हिस्सा लेंगे। हम अपनी हानि को भी हम उठाएंगे, है ना, हानि को भी हम वहन करेंगे। फिर नेक्स्ट है अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य। अपने अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र मतलब जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, जो हमें ड्यूटी सौंपी गई है उसके अनुसार से हमें कार्य करना है। फिर दूसरा है
एक दूसरे के प्रति वफादार होने का कर्तव्य, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा और एक दूसरे की ईमानदारी, वफादारी से ये हमें कार्य करना चाहिए बच्चों। तो तभी जो है हमारी साझेदारी, ये हमारे अधिकार हो गए, हमारे कर्तव्य हो गए, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा साझेदारी सरलेख पार्टनरशिप डीड। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा साझेदारी सरलेख समझाऊंगा और साझेदारी सरलेख क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसे कहते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा साझेदारी फर्मों का लेखांकन, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है। इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, फंडामेंटल्स पढ़ा कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी में कितने सदस्य होने चाहिए, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, आदर्श साझेदारी के मूल तत्व क्या हैं, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप डीड। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग।